हेलो एवरीबॉडी। आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने कक्षा 9 की पाठ को लेकर के, जिसका नाम था वैज्ञानिक चेतना के वाहक श्री वेंकट रमन जी। इसका भाग 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ठीक मैं भाग 2 शुरू करने वाली हूँ, अर्थात भाग 2 में हम रामन की खोज का क्या परिणाम निकला इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने भाग 1 में पढ़ा, रामन प्रभाव अर्थात रामन्स अफेक्ट, इसके बारे में, इसकी व्याख्या, इसके शोध कार्य, सब चीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इन शोध कार्यों को करने के पश्चात यानी उसका क्या परिणाम निकला, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन बहुत ही सहज, सरल हो गया था सबके लिए। पहले इस काम को करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था, लेकिन यह बहुत ही मुश्किल तकनीक थी और इसमें गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती थी। रामन की खोज के बाद पदार्थों के आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना का बिल्कुल सटीक जानकारी देता था। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो चुका था। अब यह सारा कार्य आसान, सहज लगने लगा था। तो बच्चों, सबसे पहले इन कठिन शब्दों के अर्थों को जान लें। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात यह एक अवरक्त स्पेक्ट्रम विज्ञान था। आणविक अर्थात अणुओं का, परमाणिक अर्थात परमाणु का, और सटीक, सटीक का अर्थ होता है एकदम सही अर्थात बिल्कुल सही, संरचना अर्थात उसकी बनावट, और संश्लेषण का अर्थ होता है मिलान करना, मिक्स करना, मिला देना, कृत्रिम अर्थात बनावटी। तो अब इसी तथ्यों के साथ हम भी अपने पाठ को आगे ले चलते हैं कि रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के वैज्ञानिकों के आगे की चोटी में लाकर उसको खड़ा कर दिया। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लग गई थी। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया था। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्चम पुरस्कार अर्थात भौतिकी में यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम के मैथ्यूस्की पदक या रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया का इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक और सोवियत रूस अंतर्राष्ट्रीय का लेनिन पुरस्कार इत्यादि कई पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिकों को अभी तक यह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। उन्हें मिलने वाले जितने भी सम्मान थे, उन सम्मानों में भारत को एक नया आत्मविश्वास, एक आत्मसम्मान लाकर खड़ा कर दिया, उसके अंदर भर दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति और रामन अर्थात
किस प्रकार वे अपनी संस्कृति यानी अपनी मिट्टी से, अपने हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़े हुए थे। भारतीय संस्कृति में रामन को हमेशा उसके साथ एक अलग गहरा लगाव रहा है। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को कभी भी नहीं छोड़ा। चाहे वो भारत में रहे तब भी या वो विदेश चले गए तब भी वे सदैव अपनी संस्कृति से प्रेम करते रहे। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण घटना है। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार कर दिया तो एक आयोजक ने परिहास यानी मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन करके हमें आनंदित करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से उन्हें क्यों परहेज है। लोग उनका मजाक बनाते रहे बट वे किसी की परवाह नहीं करते थे और अपने शोध कार्यों में पूरी दिलचस्पी के साथ लगे रहते थे। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिर्फ सिमटा हुआ नहीं था, बल्कि उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चिंतन के विकास के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। उन्हें अपनी शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उनके पास ढंग के प्रयोगशाला या उपकरण नहीं मिलते थे और उसके लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा था अपने शुरुआती दिनों में। इसीलिए उन्होंने इन सब चीज़ों को कभी भी अपने दिमाग से निकाला नहीं और अपनी ही उसी चीज़ों से सीख लेकर के वे आगे चलकर उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संसाधनों की स्थापना की, जो कि बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर ही तो रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से यह विश्व प्रख्यात है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक एक शोध पत्रिका भी शुरू की थी। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों को एक मार्गदर्शन उनका कराया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफ़ी अच्छा काम किया। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर भी प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा हुआ नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। बच्चों, उनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 में हुई। उस समय उनकी आयु 82 वर्ष की थी। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्रकार की घटनाओं की एक वैज्ञानिक रूप से छानबीन करते रहें या हमें करते रहना चाहिए। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से भी वैज्ञानिक सिद्धांतों को खोज निकाला था। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी होती हैं जिनकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते और उन्हें मामूली समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण यदि आपका है तो आप भी इसी तरह रमन जी की तरह उसमें से विज्ञान निकाल सकते हैं और विज्ञान के दृष्टिकोण रखने वाले उसका शोध कार्य भी कर सकते हैं।
ज़रूरत है केवल रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे हुए वैज्ञानिक रहस्यों के भेदन करने की। आइए अब बढ़ते हैं शब्दार्थों की ओर। अक्षुण्ण अर्थात जो टूट न सके, अखंडित। कट्टर अर्थात दृढ़। परिहास अर्थात हंसी मजाक। आह्लादित अर्थात बहुत ही आनंदित। आलौकिक अर्थात प्रकाशित। प्रतिमूर्ति अर्थात अनुकृति, चित्रा या प्रतिमा। ये तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार बच्चों यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च पुरस्कार है। अब आगे, जैसा कि हमने भाग 2 समाप्त किया है, तो अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस एक अनूठी प्रयोगशाला थी, पर क्यों थी? इसका उत्तर होगा कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य था कि देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, और उस समय देश में ऐसे उद्देश्य के लिए समर्पित यह सिर्फ एकमात्र प्रयोगशाला थी। इसीलिए शायद इसे अनूठी प्रयोगशाला भी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि सर आशुतोष मुखर्जी ने रामन के सामने क्या प्रस्ताव रखा? तो इसका उत्तर है कि आशुतोष मुखर्जी ने उस समय रामन के सामने सरकारी नौकरी छोड़ करके कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें, इसका प्रस्ताव उनके आगे यानी उनके समक्ष रखा था। रामन की खोज से पहले अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो बच्चों, रामन की खोज से पहले अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता था। यह तकनीक बहुत ही मुश्किल थी और इसका परिणाम ये निकलता था कि इसका जो कंक्लूजन था, इसका जो निष्कर्ष था, वो सटीक नहीं बैठता था, वो अक्सर गलत ही निकलता था। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि रामन ने विदेशों में भी अपनी भारतीय पहचान को एकदम अक्षुण्ण बना के रखा। इसे स्पष्ट कीजिए। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी रामन ने अपने दक्षिणी पहनावे को कभी भी नहीं छोड़ा। वे हमेशा शुद्ध शाकाहारी ही बने रहे और मदिरा से वे हमेशा सख्त उन्हें परहेज था। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों में कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को समय समय पर किन किन विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? जैसा कि हमने अभी पाठ में पढ़ा है कि रामन को 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया था। सिर्फ यही नहीं, 1929 में उन्हें सर की उपाधि भी दी गई थी और 1930 में तो उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें कई अन्य पुरस्कार भी मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पुरस्कार, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। इस तरह से देखा जाए तो कई पुरस्कारों के वे विजेता बने और तो और उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। रामन को मिलने वाले पुरस्कार ने भारतीय चेतना को किस प्रकार जागृत किया और ऐसा क्यों कहा गया है पाठ में कि उन्होंने भारतीय चेतना को जागृत किया गया है? तो रामन को अधिकतर पुरस्कार तब मिले थे जब अंग्रेज़ों के अधीन हमारा देश था। वैसे समय में यहाँ पर यानी हिंदुस्तान में वैज्ञानिक चेतना का सख्त अभाव था। रामन को मिलने वाले पुरस्कारों से भारत में न सिर्फ वैज्ञानिक चेतना जागृत हुई, बल्कि भारत का स्वयं का आत्मविश्वास भी बढ़ा। रामन के प्रारंभिक शोध कार्यों को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है इस पाठ में? तो मैं आपको बता दूं
कि हठयोग में योनि अपने शरीर को असंख्य पीड़ा से गुजरता है, तो रामन भी उस समय कुछ ऐसा ही शायद कर रहे थे। वे पूरे दिन सरकारी नौकरी में कठिन परिश्रम करते और दफ्तर से लौटते समय उनके पास जो भी समय बचता वो अपना वह समय प्रयोगशाला में बिताते थे और शोध कार्य करते थे। उस समय प्रयोगशाला में बहुत ही काम चलाऊ उपकरण प्रस्तुत थे, इसीलिए रामन के शायद प्रारंभिक शोध कार्यों को इसी कारणवश आधुनिक हठ योग कहा गया है। रामन की खोज, जैसा कि हम सब जानते हैं, रामन इफेक्ट्स, आखिर ये है क्या, इसे स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में पाठ में लिखा गया है कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार से हो करके गुजरती है, अर्थात जब पास होती है, तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में अपने आप ही परिवर्तन आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि उस समय जब एक वर्णीय प्रकाश की किरणें के फोटोन किसी तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए अपने अणुओं से जब टकराते हैं, तो टक्कर के बाद या तो वो कुछ ऊर्जा खो देते हैं या तो कुछ ऊर्जा को पा लेते हैं। तो ऊर्जा में जब परिवर्तन के कारण प्रकाश के वर्ण यानी रंग में जब बदलाव आता है, तो ऊर्जा के परिमाण में परिवर्तन के हिसाब से प्रकाश का रंग किसी खास रंग का बन जाता है, और इसी को हम कहते हैं या हम जानते हैं रामन प्रभाव। रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में आखिर कौन कौन से कार्य संभव हो सके। रामन प्रभाव की खोज से अणुओं और परमाणुओं के अध्ययन का कार्य बहुत ही सहज हो गया था, अर्थात बहुत आसान हो गया था। अब उस चीज़ को पता लगाना, उस चीज़ के बारे में पता लगाना, यह काम पहले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किया जाता था, और अब ये उसके द्वारा न करके अब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किया जाने लगा था। इस खोज से कई पदार्थों का कृत्रिम संश्लेषण अपने आप ही संभव हो पा रहा था। देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट ने कौन सी महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो इसका उत्तर होगा कि देश के वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने के लिए रामन ने जी तोड़ मेहनत किया और लगन से काम किया। रामन ने बेंगलोर में एक अत्यंत ही उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान का स्थापना की, जिसे अब हम जानते हैं रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक एक शोध पत्रिका का भी प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक पत्रिका का संपादन भी करते थे। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को लिखिए, अर्थात आपको उनके जीवन से क्या संदेश मिलता है। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने हमेशा ये संदेश दिया हमें कि हम विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की हमें छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करें। न्यूटन ने ऐसा ही किया था, और तब जाकर के दुनिया को गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता चला था। रामन ने भी ऐसा ही किया, और तब जाकर दुनिया को पता चला कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है और किसी रंग का वह क्यों नहीं होता है। जब हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण करेंगे, तो हम प्रकृति के बारे में और भी बेहतर ढंग से जान पाएंगे। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो, अर्थात एक वाक्य है, मैं उसे आपके लिए पढ़ रही हूँ। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। इसका क्या आशय निकलता है?
तो पाठ में हमने देखा कि रामन एक ऐसी नौकरी में थे जहाँ पर उनको अच्छी खासी मोटी तनख्वाह मिलती थी और तो और कई सुख सुविधाओं से वे परिपूर्ण थे। लेकिन रामन ने उस नौकरी को छोड़ करके ऐसी जगह पर नौकरी करने का निर्णय लिया जहाँ वे सारी सुख सुविधाएं तो नहीं थीं, लेकिन नई नौकरी में रह करके रमन अपने वैज्ञानिक शोध कार्यों को शायद बेहतर ढंग से कर सकते थे। यह दिखाता है कि यही सारे कारण यह बताता है कि उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न है, हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। इसका क्या आशय है, इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ यह है कि हमारे आसपास अनेक ऐसी चीज़ें बिखरी रहती हैं या कोई घटनाएं घटित होती रहती हैं जिन्हें हम जीवन का एक सामान्य हिस्सा मान करके बस छोड़ देते हैं या मान लीजिए इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उन्हीं चीज़ों में कोई अगर जिज्ञासु व्यक्ति हो तो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहस्यों को अपने आप ही खोज लेता है। फिर हम जैसे नींद से जागते हैं, ऐसा लगता है कि हम नींद से जाग गए हैं और उन नई खोज से विस्मित हो जाते हैं। अरे ये क्या नया बना दिया, अच्छा ऐसा भी होता है। इस तरह के नए नए प्रश्नों को लेकर के खड़े हो जाते हैं, बट स्वयं हम खुद कुछ नहीं करते हैं, हम खुद वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं। किसी की जिज्ञासा उस सही पात्र की तरह है जिसमें किसी वैज्ञानिक खोज को मूर्त एक रूप मिल जाता है। अगला प्रश्न है, यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। अर्थात इसका क्या अर्थ निकलता है? बच्चों, इस वाक्य का यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण है। इसका आशय यह है कि रामन ने जितना भी अथक परिश्रम किया था उसके बारे में हमको इस बारे में पता चलता है। रामन उस समय एक सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, जैसा कि आप सब जानते हैं, और अपने दफ्तर में वे पूरे दिन काम करने के बाद जब वे शाम को लौटते हुए घर आते थे तो घर आने से पूर्व ही वे प्रयोगशाला जाते थे और वहाँ पर माना कि प्रयोगशाला में शस्त्रों का या इंस्ट्रूमेंट की कमी थी, अभाव था, लेकिन फिर भी वो उन्हीं यंत्रों के द्वारा काम चलाऊ यंत्रों के द्वारा वे अपना शोध कार्य करते रहते थे। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और इसी तरह हमें भी नहीं हार मानना चाहिए किसी भी चीज़ से, चाहे परिस्थिति किसी भी तरह की हो। पूरे दिन वो दफ्तर में काम करने के बाद प्रयोगशाला आते थे। कितना वो थक जाते होंगे, आप सोच सकते हैं, पूरा दिन दफ्तर को देना और शाम को प्रयोगशाला में प्रयोग करना। तो इस पूरे दिन की प्रक्रिया में कितना थकान होता होगा, वे कितनी मुसीबतों का सामना करते थे और यही शारीरिक और मानसिक तौर पर उनको थका देती थी। लेकिन इसीलिए शायद लेखक ने ऐसे काम को हठ योग की संज्ञा दी है। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कौन से प्रश्न, इतने सारे प्रश्न उत्तर के बाद कौन से ऐसे विचारोत्तक प्रश्न हैं, यानी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हैं। क्योंकि हमने कई शब्दार्थ, कई प्रश्न उत्तर, कई आशय स्पष्ट करो, इन सब का अध्ययन कर लिया। अब कुछ प्रश्न आपके लिए है जो आप अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे। पहला प्रश्न है कि रामन ने किस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया था। इसका उत्तर आप अपने मित्र के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। और उनकी वैज्ञानिक दृष्टि कैसी थी, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि भारतीय चेतना अपने आप ही आत्मसम्मान के साथ खड़ी हो गई थी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, किस बात से हमें पता चलता है कि रामन को हमेशा भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव रहा है।
इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने से पूर्व आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने आप लोगों को उनकी संस्कृति प्रेमी होने की बात इस पाठ में कही है, अर्थात वे अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम करते थे। कई ऐसे पॉइंट्स को मैंने उजागर किया है, कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसका उत्तर यह प्रश्न हो सकता है। ठीक है, जिस प्रश्न का उत्तर यह सभी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि रामन के जीवन से आखिरकार हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा आप अगर रामन की जगह होते, अगर यदि आपका वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता, वो साइंटिफिक आउटलुक होता, तब आप क्या करते? और आपके सामने भी यदि वही परिस्थिति आती जो उनके सामने आई थी, तब उस समय आपका क्या डिसीजन होता, या उस समय आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर पाते। और इसी के साथ अब मैं इस पाठ को भाग 2 पाठ की समाप्ति यहीं होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस पाठ से कुछ न कुछ अवश्य सीख पाएंगे, ये प्रेरणादायक आपके लिए होगा। और इसी के साथ मैं यह समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।